हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का टॉपिक क्लास 11 के लिए चैप्टर नंबर 13 बुक 1 जियोग्राफी। तो चैप्टर 13 है हमारा महासागरीय जल, वाटर, ओशियंस का वाटर। ठीक है, तो सही है, आइए शुरू करते हैं इसको। तो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 71% भाग किससे घिरा हुआ है? महासागरों से, यानी जल से। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। और जब अंतरिक्ष से हम इसको देखते हैं तो यह नीला दिखाई देता है इसी जल के कारण, इसीलिए हम इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, तो उसका आंसर इस लाइन में मौजूद है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जल चक्र या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ये हमने पिछले पार्ट में भी बताया था आपको कि जल चक्र क्या होता है। जल एक रूप से दूसरे रूप में बदलता रहता है, उसको हम जल चक्र बोलते हैं। जैसे बारिश होती है, बारिश ज़मीन पर होती है, ज़मीन पर वो पानी नदियों वगैरह के बहकर समुद्र में चला जाता है, समुद्र से फिर वाष्पीकरण होता है, फिर वो संघनन होता है ऊपर जाकर, संघनन के बाद फिर दोबारा बारिश होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से ये एक चक्र के रूप में घूमता रहता है। हमने पिछले चैप्टर में भी आपको ध्यान से पढ़ाया था। आइए अब यहाँ इसके बारे में फिर से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कहता जल चक्र जो है करोड़ों वर्षों से पृथ्वी पर कार्यरत एक चक्र है। ये ऐसा नहीं कि अभी शुरू हुआ, ये करोड़ों सालों से, जब पृथ्वी पर जीवन भी नहीं था तब से ये चल रहा है। इसमें जल अपनी अवस्था, अवस्था का मतलब द्रव, ठोस या गैस, अपनी अवस्था और अपना स्थान लगातार बदलता रहता है। कभी वो समुद्र में हो जाता है, कभी वो नदियों में पहुंच जाता है, कभी वो वाष्प बन के ऊपर उठ जाता है, कभी वो बादलों में पहुंच जाता है। और चक्र के रूप में महासागर से कहाँ पर? धरातल पर, धरातल से वापस महासागर में ये पहुंचता रहता है। महासागर से धरातल पर कैसे पहुंचता है? वाष्पीकरण होता है, फिर बारिश होती है, धरातल पर पहुंच गया, धरातल से बह के फिर दोबारा महासागर में पहुंच जाएगा। ये चक्र हमारा चलता रहता है। महासागरों के तल से जल का वाष्पीकरण होता है, जिससे बादलों का निर्माण होता है। ये पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि बादलों का निर्माण कैसे होता है। तो वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प जब संघनित होते हैं तो वर्षण के रूप में धरती पर गिरते हैं। वर्षण दो प्रकार का होता है, द्रव और ठोस। ठोस होता है तो हिमपात होता है, और जब द्रव के रूप में होता है तो वर्षा होती है। यही जल नदियों के रास्ते वापस महासागर में फिर पहुंच जाता है। जल के इसी चक्र को जल चक्र कहा जाता है। इस प्रकार जल चक्र स्थलमंडल यानी जमीन, जलमंडल यानी महासागर, और वायुमंडल तो आप जानते ही हो, को एक दूसरे से ये जोड़े रखता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का लगभग 71% भाग महासागरों में पाया जाता है। ऊपर वाली लाइन में हम पढ़ चुके हैं। अब ताजे जल के रूप में भी हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। ताजे जल के रूप में क्या है? हिमानी यानी ग्लेशियर, हिमटॉप, भूमिगत जल जो ज़मीन के अंदर होता है, झील, मृदा में आर्द्रता यानी मट्टी में जो आर्द्रता होती है, जो नमी होती है, वायुमंडल में जो जलवाष्प के रूप में जल होता है, सरिताओं और जीवों में, सरिताओं वो धाराएं जो होती हैं नदियों की, और जीवों में संग्रहित, जीवों में यानी हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर भी जल होता है। तो ताजे जल के रूप में धरातल पर गिरने वाला लगभग 59% जल महासागरों एवं अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में जाता है। महासागरों से वाष्पीकरण होता है, या जलाशयों से, नदियों से, झीलों से, तालाबों से, इनसे वाष्पीकरण होकर कहाँ जाता है? वायुमंडल में जाता है। शेष भाग धरातल पर बहता है, और बाकी जो शेष भाग है वो धरातल पर बहता है। कुछ भूमि में रह जाता है और कुछ भाग हिम नदी का रूप ले लेता है। तो इस तरह से हमारा ये जल चक्र चलता रहता है। ये जल चक्र की गणितीय विधि रखे तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसको आप ज़्यादा ज़रूरत नहीं है करने की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा महासागरीय अधिस्थल का उच्चावच। अधिस्थल यानी महासागर का जो प्लेन है, ओशियन का जो फ्लोर है, नीचे जमीन, जैसे हम ज़मीन पर रहते हैं तो ये ज़मीनी फ्लोर हो गया। तो पानी के नीचे, समुद्र के में पानी के नीचे भी तो कहीं ना कहीं फर्श होगा जाके, उस फर्श की बनावट कैसी है, उसका उच्चावच कैसा है, ठीक है, तो उसके बारे में हम इसको पढ़ने वाले हैं। महासागरीय अधिस्थल का उच्चावच, या इसको बोलेंगे रिलीफ ऑफ द ओशियन फ्लोर। महासागर पृथ्वी की बाहरी परत में विशाल गर्तों में स्थित है, यानी पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी की जो बाहरी परत है उसमें जो बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, बड़ी बड़ी जो गर्तें बनी हुई हैं, उनमें महासागर। और महासागर कैसे बने ये हम फर्स्ट टर्म के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन गए थे और फिर बहुत दिनों तक बारिश हुई, करोड़ों वर्षों तक, और जिससे उसमें पानी भर गया तो वह समुद्र के रूप में बन गई, हमने पहले पढ़ चुके हैं।
तो महाद्वीपों के बजाय महासागर एक दूसरे से अत्यंत स्वाभाविक ढंग से मिले हुए हैं। यानी महाद्वीप तो एक दूसरे से अलग अलग हैं, ये हमें विश्व का मानचित्र देखने में पता चलता है, लेकिन जो महासागर हैं ये आपस में एक दूसरे से एक स्वाभाविक ढंग से जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ इनका एक सीमांकन किया हुआ है। 5 हमारे पास महाद्वीप 5 हमारे पास महासागर हैं और 7 हमारे पास महाद्वीप हैं। तो महाद्वीपों का सीमांकन करना ज़्यादा आसान है, महासागरों का सीमांकन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वे आपस में बस थोड़ा थोड़ा अलग अलग करके बताया हुआ है, लेकिन ये आपस में सारे जुड़े हुए हैं, जिसके कारण उनका जो सीमांकन करना है वो कठिन हो जाता है। भूगोलवेत्ताओं ने जो हमारे जो ज्योग्राफी में खोज करते रहते हैं, पृथ्वी के महासागरीय भाग को 5 महासागरों में विभाजित किया हुआ है। आप जानते ही हो, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी एवं आर्कटिक महासागर। इसके अलावा इन महासागरों में अनेक समुद्र हैं, खाड़ियाँ हैं, गल्फ, अन्य निवेशिकाएं इन 5 बड़े महासागरों के ही भाग हैं। गल्फ खाड़ियों का ही जैसा होता है, अलग कुछ नहीं, गल्फ एक तरीके से खाड़ी है। तो महासागरीय अधिस्थल का जो प्रमुख भाग समुद्र तल के नीचे 3 से 6 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। यानी 3 किलोमीटर के बाद और 6 किलोमीटर तक मेन, जो कहीं कहीं इससे गहरा भी है, ठीक है। तो मेन जो अधिस्थल है, मेन जो ओशियन फ्लोर है, वहाँ पर पाया जाता है। महासागरों के जल के नीचे की भूमि अर्थात महासागरीय अधिस्थल भूमि पर पाए जाने वाले लक्षणों की अपेक्षा, यानी जैसे भूमि के ऊपर आपको लक्षण दिखाई देते हैं, उच्चावच के अपेक्षा जटिल है और तथा विभिन्न प्रकार के लक्षणों को प्रदर्शित करती है। यानी जो भूमि के ऊपर आपको बनावट दिखाई देती है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर रेत है, इससे भी ज़्यादा जटिल है कहाँ पर, समुद्र के अंदर की जो तली है। महासागरों की तली में विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। महासागरों के में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जैसे भूमि के ऊपर है, जैसे हिमालय है, एंडीज पर्वत है, यूराल पर्वत श्रृंखला, ये जो श्रृंखलाएं, उनसे भी लंबी लंबी पर्वत श्रृंखला समुद्र के अंदर पाई जाती है, जो डूबी हुई है। सबसे गहरे गर्त, यानी जो गहरे गहरे गर्त बिल्कुल एकदम से तेज़ी से जो गड्ढा आ जाता है, एवं सबसे बड़े मैदान, जैसे हमारे यहाँ प्लेन होते हैं, प्लेन्स होते हैं, जैसे हम प्लेन में रहते हैं दिल्ली वाले, तो ऐसे ही वहाँ भी सबसे बड़े मैदान होने के कारण यह महासागरीय तल ऊबड़ खाबड़ होते हैं। क्यों? कहीं पर पहाड़ आ जाते हैं, कहीं पर गर्त आ जाती हैं, कहीं पर खाई आ जाती हैं, कहीं पर टीले आ जाते हैं। ये सब महासागर के अंदर भी होते हैं। महाद्वीपों पर पाए जाने वाले लक्षणों की तरह जैसे लक्षण महाद्वीप पर पाए जाते हैं, महासागरीय तली के लक्षण भी विवर्तनिक यानी टेक्टोनिक जो प्लेट होती है, ज्वालामुखी एवं निक्षेपण की क्रियाओं से बनते हैं। निक्षेपण यानी जमावट की क्रियाओं से बनते हैं। चलिए, महासागरीय अधिस्थल का विभाजन। अब इस अधिस्थल को कैसे बांटा गया है? डिवीजन ऑफ ओशियन फ्लोर। महासागरीय अधिस्थल को 4 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 महाद्वीपीय शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी बोलते हैं, महाद्वीपीय ढाल, कॉन्टिनेंटल स्लोप, गहरे समुद्री मैदान और महासागरीय गभीर। अब इन सब को आगे पढ़ेंगे हम। इस विभाजन के अतिरिक्त महासागरीय तली पर कुछ बड़े तथा छोटे उच्चावच संबंधी लक्षण भी पाए जाते हैं, जैसे कटकें, पहाड़ियाँ, समुद्री टीला, निगमन द्वीप, खाइयाँ, खड आदि। ये सारा हमें इसमें पढ़ना। आइए, चित्र है जो आपकी बुक में दिया हुआ, इन चित्रों को हम सीधे धीरे धीरे समझेंगे। ये आपकी बुक से ही मैंने लिए हैं, कहीं अलग से नहीं आए हैं। ये देखिए, यहाँ से महाद्वीपीय सीमांत से पहले हम पढ़ेंगे महाद्वीपीय मग्नतट या महाद्वीपीय शेल्फ क्या होती है। प्रत्येक महाद्वीप उथले समुद्रों तथा खाड़ियों के से घिरे होते हैं। जो हर महाद्वीप है उसके देखो आप चारों तरफ पानी आपको जरूर दिखाई देगा। कहीं पर उनको, क्योंकि महासागर हैं, महासागर को छोटे छोटे भागों में बांटा हुआ है, तो उनको हम खाड़ियाँ और समुद्र बोल देते हैं। सभी महाद्वीप इनसे घिरे हुए होते हैं। अब मग्नतट क्या है? मग्नतट महाद्वीप का ही भाग है। जो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ जिसको हम बोल रहे हैं, ये महाद्वीप का ही वह भाग है जो समुद्र में डूबा हुआ है। महाद्वीप के वे भाग हैं जो समुद्र में डूबे हुए हैं। अभी आपको चित्र में दिखाता हूँ। तो महाद्वीपीय मग्नतट कहलाते हैं ये। इनका ढलान सामान्य होता है, यानी ज़्यादा तेज़ इनका ढलान नहीं होता। जो बीचेस के नज़दीक होते हैं ना, वही हमारे महाद्वीपीय मग्नतट कहलाते हैं। इनकी चौड़ाई एक महासागर से दूसरे महासागर में अलग अलग होती है। कहीं ये चौड़े हैं, कहीं ये थोड़े कम चौड़े हैं और कहीं बिल्कुल भी नहीं है।
तथा इनके ढाल पर भी निर्भर करती है कि ढाल कहीं तेज तो नहीं है। तेज ढाल आ जाएगा तो उसका नाम दूसरा हो जाएगा। परिणाम स्वरूप इसकी चौड़ाई कुछ किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक की हो सकती है। फिर भी औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर तक ही मानी जाती है। अब महाद्वीपीय शेल्फ जहाँ पर एकदम से उसमें अभी तक तो सामान्य ढलान चल रहा है, फिर एक पॉइंट ऐसा था उसके बाद एकदम से तेज ढलान आ जाता है। तो जहाँ से तेज ढलान शुरू हो जाता है यानी महाद्वीपीय शेल्फ की तीव्र ढाल पर समाप्त होती है, और जहाँ पर उसे एकदम से तीव्र ढाल जहाँ पर आ जाता है उसे शेल्फ अवकाश या शेल्फ ब्रेक हम कहते हैं। कुछ सीमांतों के साथ शेल्फ नहीं होते, यानी अभी मैंने बताया ना कुछ सीमांत ऐसे होते हैं महासागरों के जहाँ पर महासागरीय जो शेल्फ है या महाद्वीपीय शेल्फ है वो नहीं होते। अत्यंत संकीर्ण होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं, जैसे कि चिली के तट तथा सुमात्रा के पश्चिमी तट इत्यादि पर। चिली एक देश है और सुमात्रा भी। आर्कटिक महासागर जो ऊपर उत्तरी ध्रुव की तरफ है में साइबेरियन शेल्फ विश्व का सबसे बड़ा है, जिसकी चौड़ाई 1500 किलोमीटर है। याद रखना ये पॉइंट। शेल्फ की गहराइयाँ भी अलग अलग होती हैं। कुछ क्षेत्रों में ये 30 मीटर होती है तो कुछ क्षेत्रों में ये 600 मीटर हो जाती है। महाद्वीपीय शेल्फ पर अवसादों की मोटाई भी अलग अलग। अवसाद क्या होते हैं? जो नदियों द्वारा बहाकर लाए जाते हैं उनको और अवसाद भूमि में नदियों से, हिम नदियों से, पवनों द्वारा लाए जाते हैं और महासागरीय तरंगों द्वारा इनको वितरित कर दिया जाता है। जब महासागरीय तरंग होती है तो फिर इनको शेल्फ पर वितरित कर दिया जाता है। आइए अब आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ बताता हूँ क्या होता है। देखो, ये हमारा यहाँ तक हमारी ज़मीन है जिसको हम समुद्री तट बोलते हैं, बीच बोलते हैं जहाँ पर रेत। अब इसके बाद ये समुद्र शुरू हो जाता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक गहराई ज़्यादा नहीं होती और ढलान भी नॉर्मल सा ही होता है ये। तो ये क्या है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब ये जो पॉइंट है देखो, यहाँ से एकदम से तीव्र हो गया, इसको मैंने ऊपर अभी आपको बताया था क्या था? कॉन्टिनेंटल ब्रेक या क्या बोला था? अवकाश या कॉन्टिनेंटल ब्रेक, इसको हमने बोला था कॉन्टिनेंटल ब्रेक। इसका नाम अभी ऊपर हमने दिया था जब पढ़ा था। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमारा होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। एक और चित्र मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये वाला, इधर ये ज़मीन है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यहाँ तक है, और इस पॉइंट से देखो एकदम से ढलान तेज हो गया तो शेल्फ ब्रेक या कॉन्टिनेंटल ब्रेक। महाद्वीपीय अवकाश कुछ भी कह सकते हो, शेल्फ अवकाश, मगध तट अवकाश, ये है यहाँ से, क्योंकि एकदम से ढलान चेंज हो गया तो दिस पॉइंट इज नोन एज शेल्फ ब्रेक। तो ये आपको महाद्वीपीय जो मगध तट या महाद्वीपीय शेल्फ है उसके बारे में आपको क्लियर हो गया होगा कि महाद्वीपीय शेल्फ कहाँ से कहाँ तक होता है। इसके बाद आता है महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल या कॉन्टिनेंटल स्लोप या महाद्वीपीय ढाल। अब महासागरीय बेसिन तथा महाद्वीपीय शेल्फ के मध्य, ठीक है, महासागरीय बेसिन कौन सा होता है? नीचे का जो हिस्सा होता है, अभी आपको चित्र में बताऊंगा। महासागरीय बेसिनों तथा महाद्वीपीय शेल्फ के मध्य स्थित भाग को महाद्वीपीय ढाल कहते हैं। जो अभी मैंने ऊपर शेल्फ ब्रेक आपको दिखाई है ना, देखो ये वाली शेल्फ ब्रेक, इसके बाद जो ये एकदम से तेज़ी से ये ढलान आ जाती है, ये जो तेज़ी से ढलान आ गई, इसको कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं। और इसके बाद ये जो हिस्सा है ये सारा महाद्वीपीय बेसिन होता है, ठीक है। तो महाद्वीपीय बेसिन और महाद्वीपीय शेल्फ के बीच का ये जो हिस्सा होता है जहाँ पे एकदम से तेज़ी से ढलान आ जाती है, तीव्र ढलान आ जाती है, इसको हम महाद्वीपीय ढाल या कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं। यहाँ पर ये दिखाई दे रही है, इसमें ये है कॉन्टिनेंटल स्लोप। इसकी शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ महाद्वीपीय शेल्फ की तली तीव्र ढाल में बदल जाती है। जब महाद्वीपीय शेल्फ आके एकदम से तीव्र ढाल में बदल जाती है तो वहीं से महाद्वीपीय ढाल हम इसको कह देते हैं। इसकी प्रवणता यानी जो इसमें ढाल में डिफरेंस होता है वो 2 से 5 डिग्री के मध्य होता है तथा इसकी गहराई 200 से 3000 मीटर के बीच होती है। ढाल का किनारा महाद्वीपों की समाप्ति की ओर इशारा करता है, यानी जो ढाल का किनारा है ये इशारा करता है कि अब महाद्वीप समाप्त हो गए हैं, अब इससे आगे ये जो सारा पोर्शन है वो समुद्र के अधिस्थल या समुद्र की जो तली है उसमें माना जाएगा। और इसी प्रदेश में कैनियन, यानी कैनियन का मतलब गंभीर खड्ड यानी बहुत गहरे गहरे खड्डे एवं खाइयाँ दिखाई देती हैं। जब ये
ख़त्म हो जाता। तो अब आपको मैं दोबारा यहाँ पर थोड़ा सा ले आता हूँ। तो ये देखिए ये जो ढाल है यहाँ एकदम से तीव्र ढाल आ गई, फिर ये ढाल भी हल्की हो जाती है, ठीक है, ये भी थोड़ी सी हल्की हो गई, फिर इसके बाद तो बिल्कुल सीधा आ जाता। अब ये जो है जहाँ पे हल्का है इसको हम बोलेंगे कॉन्टिनेंटल राइज, ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल राइज। तो यहाँ से जहाँ बिल्कुल लगभग प्लेन हो जाता है, तो यहाँ से लेकर ये जो लाइन आ रही है और किनारे तक, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन। यानी ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट तक आपको महाद्वीप, ये जो सारी जो शेप आ रही है, चाहे वैसे अक्सर पानी में डूबी है, लेकिन इस पॉइंट तक हम इसको महाद्वीप में ही मानते हैं, इसको हम महासागर में नहीं मानते हैं। ऊपर वाले अगर चित्र में मैं देखूं तो कहाँ तक है कॉन्टिनेंटल राइज, यहाँ तक, ये जो पोर्शन है यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक पूरा, ये हमारा कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, यानी यहाँ तक हमारा महाद्वीप ही है। इसके बाद ये सारा समुद्र या महासागर हम इसको कहना शुरू करेंगे। तो जो ऊपर मैंने टॉपिक छोड़ा था, कौन सा, महाद्वीपीय सीमांत, वो इसी के अंतर आता है। कॉन्टिनेंटल मार्जिन, समुद्र में डूबी हुई महाद्वीपों की बाह्य सीमा को महाद्वीपीय सीमांत कहते हैं। तो अभी समुद्र में तो डूबी हुई है ही, ठीक है ना, ये समुद्र में हमारी डूबी हुई है, देखो यहाँ तक। तो ये जो है हमारा पूरा, ये है कॉन्टिनेंटल मार्जिन, और ये कहाँ तक होती है, यहाँ तक, जहाँ तक कॉन्टिनेंटल राइज होती है, यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल राइज। महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय ढाल और महाद्वीपीय राइज, ये सब हमारे महाद्वीपीय सीमांत में ही आते हैं, वहाँ तक हमारा महाद्वीप ही माना जाता है। अब इसके बाद शुरू हो जाते हैं प्लेन्स। देखो इसके बाद ये हमारा हिस्सा ये लगभग प्लेन हो गया, है ना, इसको एबाइसल प्लेन कहते हैं या गंभीर सागरीय मैदान कहते हैं या डीप सी प्लेन कहते हैं। ये इसके बाद ये बिल्कुल जो प्लेन आ गया, ये हिस्सा जो है, ठीक है, तो ये बिल्कुल प्लेन बड़े बड़े मैदान होते हैं, ये गंभीर सागरीय मैदान, इसको हम डीप सी प्लेन या एबाइसल प्लेन, कुछ भी इसका नाम दे सकते हैं। महाद्वीपीय ढाल समाप्त होते ही ढाल मंद पड़ जाता है और गंभीर सागरीय मैदान शुरू हो जाता है, जिसे नितल मैदान भी कहते हैं, नितल मैदान भी कहते हैं, वितलीय मैदान भी कहते हैं, ठीक है। यह एक विस्तृत समतल क्षेत्र होता है, यानी बहुत बड़ा समतल क्षेत्र होता है, और उसका ढाल 1 डिग्री अंश से भी कम होता है, बहुत कम इसमें ढाल होता है। महासागरों की तली का लगभग 40% भाग इन्हीं मैदानों से घिरा हुआ है। आपकी बुक में 40% ही दे रखा है, लेकिन मेरा मानना यह है, और भी जहां हमने स्टडी करी है, ये 40% से कहीं ज़्यादा होता है, ये लगभग 70% तक भी आप इसको मान सकते हो कि महासागर, जैसे पृथ्वी पर है ना, पृथ्वी पर ज़्यादातर भाग प्लेन ही है, तो ऐसे ही समुद्र के अंदर भी ज़्यादातर मैदान ही पाए जाते हैं। ये लगभग सभी महासागरों में होते हैं, जो 5 महासागर हैं सब में पाए जाते हैं, और बहुत से समुद्रों में भी उपस्थित है। फिर महासागरों को समुद्रों में बांट दिया गया, तो समुद्रों में भी ये होते हैं। इनकी गहराई 3000 मीटर से 6000 मीटर तक होती है, यानी 3000 मेनली 3 किलोमीटर के बाद ही ये मैदान पाए जाते हैं, उससे ऊपर नहीं पाए जाते। ये मैदान महीन कणों वाले अवसादों, यहाँ पर क्या पाया जाता है, महीन कण वाले अवसाद होते हैं, जैसे मृतिका या क्ले आप पता है ना, जो छोटे बच्चे छोटी क्लासों में क्ले का यूज करके भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनाई जाती हैं, उस प्रकार की जो मिट्टी है यहाँ पाई जाती है। और गाद तो आप सब जानते ही हो, गाद नदियों द्वारा बहा के लाई जाती है, फिर धीरे धीरे ये समुद्र तली में पहुँच जाती है, तो यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। तो अब आता है महासागरीय खाइयाँ अथवा गर्त, ओसेनिक डीप्स और ट्रेंचेज क्या होती हैं, इनको भी अभी चित्र में दिखाऊंगा, पढ़ते हैं पहले। यह महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। यह गर्त अपेक्षाकृत खड़े किनारों वाले होते हैं, बिल्कुल सीधे खड़े किनारों वाले होते हैं, संगीन बेसिन होते हैं। महासागरीय नितल पर तीव्र ढाल वाले लंबे, और जहाँ पर महासागरीय नितल यानी ऊपर वाले जो मैदान है वहाँ उनके साथ ही ये जुड़े होते हैं। ये पतले और गहरे अवनमन या खाई को गर्त कहते हैं, अभी आपको चित्र में दिखाने वाला हूँ मैं। अपने चारों ओर की महासागरीय तली की अपेक्षा यह 3 से 5 किलोमीटर तक गहरे होते हैं। यह महाद्वीपीय ढाल के आधार तथा द्वीपीय चापों, यानी जो द्वीप बने होते हैं, के पास स्थित होते हैं, महाद्वीपीय ढाल और द्वीपीय चापों के पास स्थित होते हैं, एवं सक्रिय ज्वालामुखी तथा प्रबल भूकंप वाले क्षेत्रों से इनका संबंध होता है। आज तक यानी अभी तक 57 गर्तों को खोजा गया है ऐसी, जिनमें से 32 प्रशांत महासागर में है, 19 अटलांटिक में है और 6 हिंद महासागर में, यानी दक्षिणी और आर्कटिक में अभी नहीं खोजी गई है इनके अनुसार।
विश्व के सबसे गहरे गर्त का नाम मैरियाना गर्त है, याद रखना। इसकी गहराई 11,033 मीटर है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। अब यहाँ से हम इस चित्र में आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये तो हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, फिर ये एकदम से तीव्र ढाल आ गया। ये एक तरीके से स्केल से बनाया हुआ है, तो इसलिए थोड़ा ऐसा है। ये एकदम से आ गया, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल राइज इसमें शामिल कर लिया, यहाँ तक। ये हमारा अबाइसल प्लेन होता है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो गहरा गड्ढा आ गया, ये है हमारा महासागरीय गर्त या महासागरीय खाई, जिसको हम ओसेनिक ट्रेंच बोलते हैं। तो ये जो है ये और 3 से 5 किलोमीटर तक गहरा होता है। कहाँ से? यहाँ से। ये जो लंबाई, ये जो गहराई है, ये इसके मुकाबले भी बहुत गहरा होता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या? महासागरीय गर्त या खाई। चलो, इसके अलावा और भी आकृतियाँ होती हैं। ये तो हमने अधिस्थल की बनावट देख ली, लेकिन इसके अलावा और भी छोटी छोटी आकृतियाँ होती हैं, उच्चावच की लघु आकृतियाँ, माइनर रिलीफ फीचर्स। महासागर अधिस्थल के ये जो प्रमुख उच्चावच अभी हमने ऊपर पढ़े हैं, इनके अतिरिक्त कुछ लघु यानी छोटे परंतु महत्वपूर्ण आकृतियाँ महासागर के विभिन्न भागों में प्रमुखता से पाई जाती हैं। सबसे पहली है मध्य महासागरीय कटक, मिड ओसेनिक रिजेज। यह पर्वत की श्रृंखला, पर्वतों की 2 श्रृंखलाओं से बने होते हैं। 2 श्रृंखलाएं कैसी होती हैं ये मैं दिखाऊंगा। 2 श्रृंखलाओं से बने होते हैं, जो एक विशाल अवनमन द्वारा अलग किए गए होते हैं। अवनमन यानी एक गड्ढा हो गया, एक तरीके का डिप्रेशन। इन पर्वत श्रृंखलाओं के शिखर की ऊंचाइयां लगभग 2500 मीटर यानी 2.5 किलोमीटर होती है, तथा इनमें से कुछ समुद्र की सतह तक भी पहुंच जाते हैं। जहाँ समुद्र कम गहरा होता है वहाँ पहुंच जाते हैं, ये पहुंच जाते हैं। जैसे आइसलैंड, जो मध्य अटलांटिक कटक का भाग है। और सबसे बड़ी जो हमारी मध्य महासागरीय कटक है, ये अटलांटिक महासागर में ही पाई जाती है। अब ये बनती कैसे हैं? देखो, ये इस तरह से, ये आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा। ये लावा है हमारा, है ना, और ये फटता रहता लगातार ये ऊपर। तो अब जब फटेगा तो कुछ पोर्शन इधर को गिर रहा है बार बार। और लावा तुम्हें पता ही है ये क्या होती है, जब ठंडा होकर जम जाता है तो चट्टानें बन जाती हैं। तो ये देखो, इसके जो साथ वाली पहाड़ियाँ हैं ये ज़्यादा ऊंची हैं, और ये जैसे जैसे दूर जाता जाएगा तो ये ढलान होता जाता है। तो एक पहाड़ी की श्रृंखला इधर बन गई, एक पहाड़ों की श्रृंखला इधर बन गई, और ये बीच में ये अवनमन है जिसको मैं डिप्रेशन बोल रहा हूँ, इसके द्वारा ये अलग हो जाता है। ज्वालामुखी फटने से लगातार बनते रहते हैं। इधर पोर्शन है और इधर है। जैसे इस वाले में देखो, ये मैग्मा है इधर, ठीक है, और मैग्मा से ये फटा यहाँ से मैग्मा, तो इधर ये गिरा और ये इधर गिरा। तो ये भी पहाड़ी श्रृंखला है, ये भी पहाड़ी श्रृंखला है। इस चित्र में और थोड़ा ध्यान से आपको पता चलेगा। यहाँ से मैग्मा फट रहा है तो देखो ये पहाड़ जब इधर गिर रहा है तो इधर ये पहाड़ बन गए, और ये पहाड़ों की श्रृंखला बहुत लंबी चल रही है, ऐसे इधर गिर गए, और ये पहाड़ों की श्रृंखला बहुत लंबी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है समुद्री टीला। अब समुद्री टीला क्या है? समुद्री टीला नुकीले शिखरों वाला एक पर्वत है, यानी ऐसे पर्वत जिसका शिखर बिल्कुल नुकीला होता है, जो समुद्री तली से ऊपर की ओर उठता है। समुद्री तली पर स्थित है सब चीज़ें, लेकिन महासागरीय सतह तक ये नहीं पहुंच पाता, लेकिन कहीं कहीं पहुंच भी जाता है, ऐसा नहीं है। इसकी ऊंचाई समुद्र की तली से 3000 मीटर से 4500 मीटर तक हो सकती है। उदाहरण एम्पेरर समुद्री टीला, जो कहाँ है? प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप नाम से समूह है, द्वीपों का समूह है वहाँ। देखो आपको ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं समुद्री टीले, ठीक है। इनकी ऊंचाई 4500 मीटर तक या फीट तक होती है। फीट दे रखा, मीटर दे रखा, 4500 मीटर तक ये हो जाते हैं, वैसे फीट होना चाहिए। तो ये समुद्र के अंदर डूबे हुए हैं, ये बता दिया आपको। इसके बाद आता है सबसे सपाट जलमग्न कैनियन या सबमरीन कैनियन। क्या होती है? अब कैनियन देखो, ये छोटी सी नहर टाइप होती है एक तरीके से। महासागरीय नितल पर जलमग्न तीव्र ढाल कौन सी होती है? वही कॉन्टिनेंटल जो स्लोप थे हमारे महासागरीय महाद्वीप पे जो ढाल थी, उन्हीं ढालों की बात हो रही है। तीव्र ढालों वाली गहरी तथा संकरी घाटियों को जलमग्न कहते हैं। उन्हीं के बीच में गहरी एक नहर सी आ जाती है, संकरी घाटी, उसी को हम जलमग्न कैनियन कहते हैं। ये महाद्वीपीय मग्न ढाल, देखो महाद्वीपीय मग्न ढाल यानी मग्न तट की बात हो गई, तथा
महासागरीय मैदान पर अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, मग्न ढाल पर, क्योंकि वहीं से आते निकल के। मैं आपको चित्र में दिखा देता हूँ पहले। देखो ये रहा हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप। ये यहाँ पर इस तरह से, ये एक नहर सी होती है और ये इस तरह से, ये बीच में नहर है, ये इसके साथ जो अवसाद वगैरह इसमें जो बहकर आ रहे हैं, वो फिर ये जब उसमें पहुँच जाते हैं, गंभीर सारण्य मैदान में पहुँच जाते हैं, तो इस तरह से ये फैल जाते हैं चारों तरफ को। ये बीच में होती है बिल्कुल ऐसे। चलिए अब पढ़ते हैं इसके बारे में। कई बार यह बड़ी नदियों के मुहाने से, जहाँ पर नदी आके मिलती है समुद्र में, वहीं से शुरू हो जाती हैं, कई बार आगे की ओर विस्तृत होकर महाद्वीपीय शेल्फ व ढालों को आर पार काटती नजर आती है। ठीक है, आर पार काट ही रही है उसको। ये शेयर्ड एंड बेयर्ड के अनुसार विश्व में 102 कैनियन हैं। ये भूगोलवेत्ता हैं हमारे, इनके अनुसार जो इन्होंने ढूंढी है। सबसे अधिक कैनियन प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा गर्त भी प्रशांत महासागर में, और सबसे बड़ा महासागर भी प्रशांत महासागर ही है। संसार के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन बेरिंग सागर में बेरिंग, प्रिविलाफ तथा जैम चुंग पाए जाते हैं। विश्व के सबसे प्रसिद्ध कैनियन हडसन कैनियन है, जो हडसन नदी के मुहाने पर शुरू होकर अटलांटिक महासागर तक चला जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया किस टाइप के होते हैं। नेक्स्ट हमारा है निगमन द्वीप या ग्योट्स हम बोलते हैं। देखो अभी हमने ऊपर पढ़े समुद्री टीला। समुद्री टीला कैसा होता है? नुकीले, जिसकी नुकीले पर्वत होते हैं जिसमें। अब ये क्या होता है? अगर पर्वत का सिरा नुकीला ना होकर चपटा हो, तब इसको हम निगमन द्वीप बोल देते हैं। यह चपटे शिखर वाले समुद्री टीले हैं। इन चपटे शिखर वाले जलमग्न पर्वतों के बनने की अवस्थाएं क्रमिक अवतलन के साक्ष्यों द्वारा प्रदर्शित होती है। अकेले प्रशांत महासागर में अनुमानित 10,000 से अधिक समुद्री टीले व निगमन द्वीप हैं। इन सभी आकृतियों का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा होता है। अभी आप चित्र में तो आपने देख लिया, सबसे अधिक नितल पहाड़ियाँ प्रशांत महासागर में ही हैं। देखो इस तरह से ऊपर ये इसका जो स्लोप है ये बिल्कुल चपटा सा होता है, और अगर ये ऐसा होता तब ये समुद्री टीला हो जाता। अब ये चपटा है तो इसका नाम क्या रख दिया? निगमन द्वीप। इसके बाद आज का हमारा लास्ट टॉपिक प्रवाल द्वीप। देखो प्रवाल द्वीप और प्रवाल भित्ति पहले बताता हूँ आपको मैं। प्रवाल भित्ति क्या होती है? प्रवाल भित्ति आपने देखा होगा, जब पानी कहीं ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो हरी हरी काई जम जाती है, उसे हम काई बोलते हैं। उसका भूगोल में नाम प्रवाल भित्ति ही वो होती है। यह उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय महासागर कौन से हैं? तो जो इक्वेटर के आसपास है। प्रवाल भित्तियों योगे ना से युक्त निम्न आकार के द्वीप हैं। एक तरीके से द्वीप ही हैं ये। देखो आपको पहले समुद्र में दिखा दूं। यहाँ पर देखो ये समुद्र है चारों तरफ, और समुद्र में ये एक द्वीप है ना, ये एक द्वीप है। और द्वीप पर ये इसका बीच आ गया, एक तरीके से रेत आ गया, और फिर बीच में जाके यहाँ पे फिर दोबारा पानी भरा हुआ है, और उस पानी में सारे में हरे रंग की काई जमी हुई है ये। तो ये एक तरीके का द्वीप है, लेकिन इसके बीच में है क्या? इसमें ज़मीन नहीं है, इसमें प्रवाल भित्ति से भरा हुआ है ये पानी है। ये समुद्र का पानी थोड़ा सा अलग हो गया इससे, थोड़ा सा, क्योंकि ऊंचाई पर है ये, तो पानी सड़ गया, और सड़ने के बाद उसमें क्या होता है? क्योंकि हलचल तो इसमें है नहीं, अब हलचल नहीं है तो इसमें क्या बन गई? काई जम जाती है। इसी को हम प्रवाल भित्ति द्वीप कहते हैं। एक दूसरा चित्र इसके ये लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये देखो ये, तो इस तरह का ये द्वीप होता है। ये चारों तरफ से ये बाउंड्री है, ज़मीन है, रेत है ये, और ये बीच बीच में यहाँ पानी भर गया और इसमें प्रवाल भित्ति बन गई। तो इसीलिए इसको हम प्रवाल भित्ति द्वीप या प्रवाल द्वीप कहते हैं। निम्न आकार के, छोटे आकार के होते हैं, जो कि गहरे अवनमन को चारों ओर से घेरे हुए थे। अभी जो बीच में हिस्सा होता है ना, ये जो बीच का पोर्शन है, ये भी गहरा होता है, गहरा अवनमन ही है एक तरीके से। तो इसको ये चारों तरफ से घेरे हुए होते हैं। यह समुद्र का भाग हो सकता है, ठीक है, या कभी कभी यह साफ, खारे या बहुत अधिक जल को चारों तरफ से घेरे रहते हैं, जिनको हम प्रवाल द्वीप बोलते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो के द्वारा जो हमने पढ़ाया बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि कोरोना टाइम में वो भी अपना सिलेबस इन वीडियो के माध्यम से
कंप्लीट कर सकें। धन्यवाद।